शिक्षा ही नहीं विद्या भी, यह वैचारिक निबंध है जिसके लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हैं। वैचारिक निबंध का परिचय, इसमें विचारों की प्रधानता रहती है, साथ ही भावों का चित्रण भी होता है, विचारों की गंभीरता रहती है। इसमें लेखक जो है, यह प्रयास है लेखक का कि वह बुद्धि को चालना देने का काम जो है करता है, जिससे लोगों को कि बुद्धि को चालना देकर वो कुछ ग्रहण कर सके और उसके बाद में कुछ ज्ञान जो है हासिल कर सके छात्र। इसमें ऐतिहासिक, वैज्ञानिक या अन्य लोकोपयोगी दृष्टिकोण का विश्लेषण किया जाता है, परंतु लेखक उपरोक्त विषय पर ही तटस्थ नहीं रहता, बल्कि विषय के साथ अपने आप को एकाकार कर देता है, जिसका आधार चिंतन रहता है। इसमें मानसिक चिंतन की, इसमें चिंतन को चालना देके वो उसको ये चाहता है कि छात्र भी उसमें अपना चिंतन जो है कुछ कर सके। इस का उद्देश्य रहता है कि वैचारिक निबंधों के माध्यम से अपनी बात पाठकों तक पहुंचाना, अपनी बुद्धि से पाठकों के बुद्धि की आत्मीयता स्थापित करना, ये जो है वैचारिक निबंध की इसका उद्देश्य रहता है लेखक का। इसमें हम लेखक का परिचय देखते हैं कि लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आध्यात्मिक धार्मिक विचारों द्वारा लोगों में जागृति लाने का प्रयास अपने साहित्य द्वारा निरंतर करते रहते हैं। लोकोपयोगी विषयों द्वारा जनता में सुधार लाने के उद्देश्य से अपना लेखन करते हैं। वैचारिक चालना मिलना चाहिए, ऐसा प्रयास करते हैं। और विषय के बारे में या निबंध के बारे में, पाठ के बारे में, इसमें हम शिक्षा का परिचय, उसकी वास्तविकता, वास्तविक शिक्षा और उद्देश्य, इससे इस निबंध को समझने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत वैचारिक निबंध में लेखक ने शिक्षा और विद्या का परिचय देकर उसका अन्य क्षेत्रों में महत्व व उपयोगिता स्पष्ट करने का प्रयास इस निबंध में किया है। साथ ही शिक्षा और विद्या का जीवन में उद्देश्य, उसके कार्य, मानव जीवन में आवश्यकता आदि विचार प्रकट करने का प्रयास उन्होंने किया है। इसमें हम ऐसा पाठ का परिचय देखते हैं तो इसमें 2 प्रकार के ज्ञान प्राप्ति के अंग बताए हैं। इसमें शिक्षा और विद्या। शिक्षा जो होती है वह ज्ञान प्राप्त करने की साधन प्रणाली है, जो पाठशाला महाविद्यालयों में पढ़ाई जाती है, जिसे पढ़कर हम अनेक प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं, पदवी प्राप्त करते हैं, नौकरी प्राप्त करते हैं, व्यापार व उद्योग करके जीविकोपार्जन का और लोक व्यवहार में निपुणता प्राप्त करते हैं, जिससे सांसारिक तथा अन्य जीवन क्षेत्रों में स्थिरता व उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। विभिन्न परिस्थितियों का ज्ञान होता है। लोग नए नए पदों पर प्राप्त होते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई प्राध्यापक बनता है, कोई शिक्षक बनता है, कोई बहुत अनेक तरह के। तो दूसरा मार्ग जो है ज्ञान प्राप्ति का वह है शिक्षा। अब विद्या और शिक्षा को लेखक ने अलग अलग तरह से किया। तो दूसरा शिक्षण पद्धति बताइए उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की। शिक्षा पद्धति में जीवन का 1/3 भाग जो है वह शिक्षण पद्धति में व्यतीत होता है, ऐसा लेखक का कहना है। आज शिक्षा का उद्देश्य अच्छी नौकरी प्राप्त करना, धन कमाना, स्वैराचार, सृजन और ध्वंस आदि भी जो लोगों ने उसको भी अपनाया है, यानी अच्छा भी अपनाया है और बुरा भी तरह से अपनाया है। तो हमको जो लेना है वह अपने इसमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए रोजगार का और हमें जीवन में अच्छा नागरिक बनने का ये जो साधन जो है इस पर ही हमने काम करना चाहिए। और वास्तविक शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस पर भी लेखक ने बताया। तो मानसिक और चारित्रिक गुणों का विकास होना चाहिए, देश गौरव, मानव की प्रतिष्ठा व मान बढ़ाना चाहिए, साथ ही समाज में सुख, समृद्धि, संयम और चरित्र की रक्षा करके मानवतावादी धर्म की भावना जागृत करना, स्वयं को सुधारना एवं सृजनात्मक संशोधनात्मक कार्य की ओर बढ़ाना,
यह जो है वास्तविक शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, लेखक के विचार से भी और हमारे विचार से भी यही होना चाहिए। और इसके बाद में भी और हम ले सकते हैं उसकी कि मानव, पर्यावरण, प्रकृति आदि का संगोपन करते हुए मानव का सर्वांगीण विकास ही आधुनिक शिक्षा पद्धति का उद्देश्य होना चाहिए, ऐसा हम कह सकते हैं। उसके बाद में लेखक ने हमको बताया है इस पाठ के द्वारा कि विद्या का परिचय दिया है उन्होंने, विद्या प्राप्ति के साधन बताए हैं और ज्ञान से लेखक की क्या अपेक्षा है और उनकी परिभाषा बताई है और उसका महत्व भी बताया है। तो इन मुद्दों को हम संक्षिप्त में धीरे धीरे या संक्षिप्त में स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो विद्या का परिचय जो दिया है उसमें उन्होंने ये दिया है कि शिक्षा द्वारा मनुष्य जिस साधन को प्राप्त कर अपनी विद्या का परिचय, प्राप्ति के साधन, ज्ञान से अपेक्षा, परिभाषा व महत्व। इस पर अगर चर्चा करते हैं तो विद्या का परिचय में लेखक ने इस पाठ में बताया है कि शिक्षा द्वारा मनुष्य जिस ज्ञान को प्राप्त कर अपनी मान्यताओं, भावनाओं, आकांक्षाओं एवं आदर्शों का निर्माण करता है, उसी ज्ञान को विद्या कहा जाता है। ये विद्या की परिभाषा बताई है। और विद्या प्राप्ति के साधन बताए हैं कि उसमें स्वाध्याय और सत्संग दो बताए हैं। तो स्वाध्याय को अगर हम लेते हैं तो एक जिसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं या सराव कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ को करने के लिए हम उसको बार बार देखते हैं, बार बार करने का प्रयास करते हैं। जैसे अध्ययन के इसमें आएगा तो पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया स्वाध्याय, हो गया मतलब प्रैक्टिस, अपना सराव, काम करने का तरीका। और उसके बाद आता है सत्संग। सत्संग यानी अच्छे व्यक्ति के साथ में हमारा संग रहना चाहिए, साथ रहना चाहिए, तो इसको सत्संग कह सकते हैं। जैसे बुरे व्यक्ति के साथ में रहने के बाद उसका हमें बुरा प्रभाव पड़ता है, अच्छे व्यक्ति के साथ रहने के बाद अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो ये सत्संग जो है। तो ज्ञान का महत्तर स्वरूप जो है विद्या का रूप उन्होंने बताया है और दो प्रकार के साधन बताया है, स्वाध्याय और सत्संग। तो इससे हम स्वाध्याय के द्वारा भी हम विद्या की प्राप्ति कर सकते हैं और सत्संग के द्वारा भी हम प्राप्ति करें। यहाँ अच्छे लोगों के साथ में रहकर भी हमको विद्या मिलती है और सराव करने के बाद में, बार बार करने के बाद में भी हम विद्या प्राप्त कर सकते हैं। जिसके संबंध में कबीर ने कहा है, करत करत अभ्यास के सत्संगी हो, करत करत अभ्यास के, ऐसा एक उनका दोहा है, करत करत अभ्यास के मूढ़ तो इसका प्रयोग बताया। तो जाकर वो याद नहीं आ रहा अभी टाइम पर। तो ज्ञान से अपेक्षा भी की है। ज्ञान भावनात्मकता के साथ सांसारिक सफलताओं को भी प्राप्त करें और आध्यात्मिक आंतरिक शक्तियों की सुख और शांति भी उपलब्ध करें। तो ज्ञान से, यह स्वाध्याय और सत्संग के ज्ञान से लेखक ने हमारे से एक अपेक्षा की कि वो है कि ज्ञान के द्वारा हम भावनात्मकता भी हमारी इसमें आनी चाहिए, सांसारिक सफलताओं को भी हमने प्राप्त करना चाहिए। जैसे परिवार खुश रहना चाहिए हमारा, हम स्वयं संसार में जो भी हमने जीवन का उपयोग करते हुए जो जो चीज़ों की आवश्यकता आती है वो भी हमको करना चाहिए और एक आध्यात्मिक सुख भी मिलना चाहिए। हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास भी होना चाहिए, हमको सुख भी मिलना चाहिए, शांति भी मिलनी चाहिए। यानी स्वार्थ और परमात्मा दोनों की जो है हमारे जीवन में पूरी होनी चाहिए। ऐसे हम ज्ञान की अपेक्षा भी इससे कर सकते हैं। और विद्या के परिचय के बारे में और परिभाषा के बारे में उन्होंने बताया है कि सा विद्या या विमुक्ति, यह उन्होंने एक संस्कृत का श्लोक दिया है जिसका अर्थ हम ले सकते हैं कि जिसके द्वारा हम मानवीय भावों के अति और अज्ञान की दास्ता से मुक्त हो सके, वह विद्या है और विद्या का परिचय है। और सा विद्या या विमुक्ति यानी विद्या के द्वारा हम मानवीय भावों की दास्ता से मुक्त हो सके। इसे प्राप्त करने वाले को ही विद्वान कहा जा सकता है, ऐसा संस्कृत में कहा गया है। लेकिन आज के इसमें अगर हम चाहिए तो विद्या सबकी ज़रूरत पड़ती है और विद्या हर कोई प्राप्त करता है कि इसमें अच्छी भी विद्या होती है, बुरी भी विद्या होती है। लेकिन इस मुद्दे को हम न लेते हुए हम इसी उसको लेंगे कि जिसके द्वारा मानवीय भावनाओं के अति और अज्ञानता की दास्ता, इससे मुक्ति हो सके। यानी भावनाओं का अति अगर हो गया तो उसका दुष्परिणाम भी होता है। क्रोध अगर हमें आता है, उसकी अति हो जाती है तो उसके दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। अज्ञानता के कारण हमें बहुत सारी दास्तकता आती है कि जैसे कहा जाता है कि हमारे इसमें बहुत सारे किसी जमातियों को कितने सालों तक जो है दास्ता के इसमें रखा गया। जैसे एक कम्युनिटी आती है, जाति की हमारी इसमें एक समानता थी, यानी एक था कि जाति के द्वारा किसी विशिष्ट वर्ग को दबा कर रखा जाता है। जैसे कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि महार कम्युनिटी
जिसको गांव के बाहर रखा गया था, उन पर बहुत सालों तक अत्याचार किए गए थे, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनको गांव में रहने का अधिकार नहीं था, तो अज्ञानता के कारण उनको दासता कर दी। तो इससे भी हमको मुक्ति होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा हमारे पास में होनी चाहिए, ऐसे इसको विद्वान जो है कह सकते हैं। तो विद्वान कौन है, इसके संबंध में भी लेखक ने बताया है कि भावनिकता के अति पर सद्विवेक द्वारा, यानी भावनिकता की अति पर सद्विवेक द्वारा, सद्विवेक यानी अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है, किसके अच्छे परिणाम होंगे, किसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे, इसके द्वारा हम बंधन प्राप्त कर सकें। सभी प्रकार की दासता से मुक्त होकर मानवीय सद्गुणों की प्राप्ति करने वालों को ही हम विद्वान कहे जा सकते हैं। ऐसी भी एक विद्वान के बारे में उन्होंने कहा है। और दूसरा एक मुद्दा हम इस पाठ का ले सकते हैं कि विद्या का महत्व, उपयोगिता व कार्य भी अगर हम देखते हैं तो उन्होंने कहा है कि विद्या मनुष्य को क्या करती है, सुसंस्कृत बनाती है। यानी हमारे इसमें मानवीय गुण रहते हैं, जन्मजात गुण है, जो हम सीखते हैं वो गुण है, तो इन गुणों को संस्कारित करना मतलब उसको जो हमारे पास में है उसको अच्छे से, अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है, क्या हमारे काम की है, क्या हमारे काम का नहीं है, क्या करने से हम पर अच्छा होता है, क्या नहीं होता है, और उसको संस्कारित करना मतलब छानना उसको। तो ये भी काम जो है विद्या का रहता है। उसके बाद हमारे मन में उदारता की भावना आनी चाहिए, हमें सभ्य बनाती है, ये शिक्षा का कार्य होता है। और व्यक्तित्व को श्रेष्ठता एवं शालीनता से सुसंपन्न करती है। हमारा व्यक्तित्व यानी हमारे व्यक्ति के इसमें जो भी गुण है, उस अच्छे गुणों की श्रेष्ठता और शालीनता को सुसंपन्न करने की, यानी उसमें तरक्की करने की, उसमें यानी उसकी बढ़ोतरी करने की जो है काम भी जो है यह विद्या जो है हमने करती है। विद्या व्यक्तियों को या मानव को विनम्र बनाती है, मतलब लोगों के साथ में अच्छे से व्यवहार करना, उनको अच्छे से अपनी बात करना, उनके साथ में अच्छा आचरण करना, ये सब जो है हमें विद्या जो है बताती है। उसके बाद हमें शारीरिक मानसिक गुणों द्वारा सक्षम करने का प्रयास भी विद्या करती है। हमारे अंदर में आत्मविश्वास बढ़ाने का, आत्मबल में हमारी वृद्धि करने का काम भी जो है शिक्षा करती है। ये भी शिक्षा का एक कार्य है। मानव के आंतरिक स्तर को, आध्यात्मिक गुणों के स्तर को ऊंचा करती है, यानी मानव के आंतरिक स्तर को, यानी मानव का आंतरिक स्तर जो रहता है, ये हमारी आंतरिक शक्ति रहती है, आंतरिक स्तर रहता है, कोई लिमिट रहती है, उसको भी हम बढ़ाते हैं। जैसे हम अपनी जिजीविषा शक्ति बढ़ाते हैं, कभी न हारने की शक्ति रहती है, मानव कभी हारता नहीं है, कभी पराजित नहीं होता है। इसके बारे में कहा है कि मन के हारे हार है, मन के हारे जीत। तो इसके द्वारा मन से हारना नहीं चाहिए, ऐसा आंतरिक स्तर जो रहता है हमारा उसको बढ़ाते हैं। आध्यात्मिक गुणों को बढ़ाते हैं। आध्यात्मिक गुण मतलब आध्यात्मिक गुणों को हम लेते हैं कि किसी के साथ में अच्छा बर्ताव करना चाहिए, हमेशा लोगों के साथ में लोग अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, अच्छा खाना पीना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। ये जो आध्यात्मिक गुण जो रहते हैं इसके स्तर को भी जो है उठाते हैं। इसके बाद में विद्या और शिक्षा, ये दोनों में अंतर लेकर उसका महत्व भी समझाने का प्रयास जो है हमने संक्षिप्त में किया है, जो लेखक ने बताया, लेकिन उसको हमने अच्छी तरह से अंतर के रूप में जो है हमारे सामने रखा है। तो उसमें सुसंस्कारिता आनी चाहिए, अंतःकरण की महानता में बढ़ोतरी होनी चाहिए, हमारे भावनाओं के अति पर अंकुश लगना चाहिए। तो शिक्षा के साथ साथ विद्या का समन्वय भी हमारी इसमें आवश्यक चाहिए, माने विद्या और शिक्षा में समन्वय होना चाहिए, ये भावना भी होनी चाहिए। मानवीय प्रगतिशील जीवन दोनों का समन्वय जब होता है तब सुविकसित होता है, यानी विद्या और शिक्षा दोनों का समन्वय बनने के बाद में सुविकसित बनता है। दोनों व्यक्ति के बहुमुखी भौतिक व मानसिक विकास के लिए उत्तरदायी है। दोनों मतलब शिक्षा और विद्या, यानी व्यक्ति के मानसिक और भौतिक विकास के लिए उत्तरदायी है, यानी बहुत ज़रूरी है। जब दोनों का विकास होगा, भौतिक और मानसिक, तभी आदमी का विकास होगा, जिस प्रकार से लेखक ने अपेक्षा की है वैसा। तो पहले हम लेते हैं कि शिक्षा और विद्या का अंतर देखते हैं।
तो मनुष्य के बहिरंग जीवन को सुविकसित करती है, यानी शिक्षा मनुष्य के बहिरंग जीवन को, बहिरंग यानी बाह्य जीवन को विकसित करती है। बाह्य जीवन हमारा क्या है? मतलब लोगों के साथ में व्यवहार करना, अपना उदर निर्वाह करना, अपने जीविकोपार्जन का साधन निर्माण करना, उसके लिए जो कुछ भी चाहिए वो प्राप्त करना, किसी को कुछ देना, ये हमारा बहिरंग जीवन। तो इस जीवन को सुविकसित करती है, बढ़ाती है, संस्कारित अच्छा करती है। और विद्या क्या करती है? मनुष्य के अंतर्गत जीवन को सुविकसित उपयोगी करती है। मनुष्य का आंतरिक जीवन, आंतरिक मन की भावना, उनके संस्कार, उनके आचार विचार, इसको जो है यानी सुविकसित करती है। दूसरा मुद्दा अगर लेते तो शिक्षा सांसारिक योग्यता और प्रतिभा को बढ़ाती है। सांसारिक योग्यता यानी संसार में हमारा व्यक्तिगत है, हमारा पारिवारिक है, हमारा सामाजिक है और हमारा राष्ट्रीय है। ये जो हमारी सांसारिक योग्यता है, इस योग्यता को बढ़ाती है, हमारी प्रतिभा बढ़ाती है, हमारा नाम बढ़ाती है, हमारे कर्मों के द्वारा ये सब बढ़ाने का काम शिक्षा जो है करती है। संसार में जो जो हमारे लिए चाहिए, हमारी योग्यता बढ़ाना और हमारी प्रतिभा बढ़ाना, ये दोनों काम जो है शिक्षा जो है करती है। विद्या क्या करती है? हमें सुसंस्कारित करती है, हमें हमारा उत्तरदायित्व क्या है वो बताती है और हमें श्रेष्ठ बनाती है और हमें शालीनता को संपन्न करती है, यानी विनम्रता, धैर्य, ये सारे गुण जो रहते हैं, शांति, अहिंसा, ये शांति के गुणों को यानी ये शालीनता के गुणों को संपन्न कराती है। तीसरा अगर मुद्दा हम लेते हैं इसमें शिक्षा के संबंध की सभ्यता के विकास का है। मानव सभ्यता जो रहती है, मानव ने अभी तक यानी सभ्यता है, इसको हम कह सकते हैं कि मानव ने अपना शारीरिक मानसिक विकास जो है प्राचीन काल से लेकर अब तक के इसमें जितना किया है, जो हम लोगों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, तो ये सभ्यता का विकास है। तो ये विकास का एक साधन होगी शिक्षा, यानी शिक्षा के द्वारा हम ये ज्ञान भी अर्जित कर सकते हैं कि हमने पहले से लेकर अभी तक कि इसमें कितना विकास किया है और आगे हमको कितना विकास करना है। तो ये सभ्यता का विकास जो रहते हैं, मानव पहले जंगलों में रहता था, फिर नगरों में बसने लगा, फिर शहरों में बसने लगा, अपने फिर गांव में बसने, फिर नगरों में आया, फिर देश बाहर छोड़कर दूसरे देश में जाने। तो इसके धीरे धीरे वो जंगलों से लेकर शहरों से लेकर नगरों से लेकर शहरों से, ये सभ्यता का विकास हो गया। उसी प्रकार उसका रहन सहन, खान पान, उसकी शिक्षा, उसकी ये सब जो है सभ्यता की इसमें आता है। तो सांस्कृतिक उन्नति और विद्या की इसमें क्या है? विद्या हमारी सांस्कृतिक उन्नति का साधन बनेगी, हमको विनम्र बनाती है, मानवीय गुणों को हमारे विकसित करती है। और दूसरा विद्या क्या करती है हमें? यानी विद्या के सूत्र से विद्या के सूत्र जो है हमें जो है विशिष्ट स्थानों पर ही मिलते हैं। जब भी ऐसा अवसर आता है तो व्यक्ति का कायाकल्प हो जाता है। यानी शिक्षा प्राप्ति के अगर हम साधन लेते हैं तो शिक्षा प्राप्ति के अनेक साधन हो सकती है। पाठशाला हो सकती है, हमारे अनुभव हो सकते हैं, हमारे किसी के द्वारा हमारे बताया गया ज्ञान हो सकता है, और किसी के द्वारा पाठ्य पुस्तक यानी पाठशाला की शिक्षा हो सकती है, या समाज का वातावरण हो सकता है, अनुभव हो सकती है। ये सब प्राप्ति के साधन रहते हैं। लेकिन विद्या प्राप्ति के साधन लेखक ने ऐसे नहीं बताया। विद्या प्राप्ति के साधन विशिष्ट ही होते हैं, विशेष सूत्रों द्वारा ही होते हैं, और उसका जब भी अवसर मिलता है तब वो अवसर का हमने उपयोग कर लेना चाहिए, और उसके द्वारा हमारा कायाकल्प भी होता है। ऐसा भी लेखक ने बताने का प्रयास जो है किया है। तो विद्या प्राप्ति के दूसरा साधन के महत्व के बारे में बताया कि जो निरंतर सीखते, जो निरंतर सीखने को हमें मिलता है वो विद्या है। और विद्या निरंतर सीखते सीखते हम क्या है, स्वयं प्रखर बनते हैं, यानी हमें तेज आता है, ज्ञान आता है, एक इंटरनल शक्ति आ जाती है, और उद्यत हो यानी प्रखर बनने के लिए, हमारा काम करने के लिए या लायक बनने के लिए, हम पर क्षमता आने के लिए जो उद्यत होता है वह विद्या का जो है धनी जो है बनता है। श्रेय, सम्मान, श्रेष्ठता के शिखर पर हमको विद्या पहुंचाती है और अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाती है, हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाती है। इस प्रकार हम शिक्षा ही नहीं विद्या भी, इस वैचारिक निबंध के द्वारा पंडित श्री राम शर्मा ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि शिक्षा
और विद्या, इसका समन्वय जो है हमारे जीवन में, शिक्षा और विद्या का समन्वय हमारे जीवन में जरूरी है। और जब तक हम इस दोनों का स्वयंवर कर कर अपने जीवन स्वयं में नहीं करते और दोनों को प्राप्त करने नहीं करते, तब तक जो है हम अपने जीवन में सही तरह से जो यशस्वी नहीं हो सकते, विकसित नहीं हो सकते, स्वयं भी नहीं हो सकते, अपने परिवार को भी नहीं कर सकते, जिस समाज में देश में रहते उसे भी नहीं कर सकते। इस प्रकार शिक्षा और विद्या, इसके द्वारा लेखक ने यह बताने का प्रयास जो है किया है। ठीक है, ओके। स्टॉप किए क्या?